everyone, I will be taking lectures on modern Indian history. हमने हमेशा से ही पढ़ा है कि अंग्रेज़ इंडिया में आए थे, इन्होंने हम पे इतने सालों तक राज किया था और हमारे कुछ ऐसे नेताएं थे जैसे कि गांधी जी थे, नेहरू थे, जिन्होंने हमें बचाया और हमको स्वराज की ओर ले गए, हमको स्वतंत्र भारत दिया। तो ये सब जब आप पढ़ते हैं एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और अगर आए तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमको इतने सालों तक हमारे पे राज किया। तो आज उसी के बारे में, उसी पे आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में और कैसे इन्होंने इंडिया में राज किया। इसे पढ़ने से पहले आप सब जानते ही हैं कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब हम मिडिवल को पढ़ते हैं, एंशिएंट तो आपको पता है कि इवोल्यूशन और इंडस वैली यहाँ से शुरू होती है। जब हम मिडिवल देखते हैं तो हम डायनेस्टीज़ देखते हैं, किंगडम्स देखते हैं और मुगल एम्पायर के ख़त्म होते होते हमारा मिडिवल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। मॉडर्न की जब हम शुरुआत करते हैं विच इज़ आफ्टर लेट 70s एंड 80s में, हम लेट 70s में हम जब मॉडर्न देखते हैं या तो हम ये देखते हैं कि मॉडर्न मुगल के ख़त्म होने से, मुगल का साम्राज्य ख़त्म होने से हम मॉडर्न की शुरुआत देखते हैं जब यूरोपियन यहाँ पे आए, ट्रेड करने आए, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए, डच आए, पोर्तुगीज़ आए, फ्रेंच आए और वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे हमारी इंडिया एक डायनेस्टी या किंगडम वाली इंडिया कहाँ से एक मुगल साम्राज्य इतना बड़ा जिन्होंने खड़ा कर रखा था, उनका डिक्लाइन होते होते हम कैसे एक इंडिपेंडेंट इंडिया की ओर बढ़े। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मॉडर्न इंडिया में जब हम ब्रिटिश का आना देखते हैं तो मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका था, कोलैप्स हो चुका था। अब मुगल साम्राज्य हम सब जानते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य था, हिंदुस्तान में काफ़ी जगह और अच्छी तरीके से एकजुट होकर फैला हुआ था। अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं और औरंगज़ेब के बाद जितने भी सक्सेसेस आए वो उसे उस तरीके से ले नहीं गए, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया। ख़त्म होने के बाद हम एक वीक और डिवाइडेड इंडिया देखते हैं, क्योंकि जब एक साम्राज्य जिसने इतने सारी जगहों को जोड़ा हुआ है, वो जब वही उसकी नींव ही ख़त्म हो जाएगी तो डिवाइड तो होगा ही। तो वहीं पे हम एक वीक और डिवाइडेड इंडिया देखते हैं और वहीं पे जहाँ हम साउथ में मराठास के बारे में पढ़ते हैं वो भी अपने आप ख़त्म हो गए थे, अपने आप डिज़ोल्व हो गए थे। शायद कोई सक्सेसर्स उनको उस तरीके से आगे नहीं, उनकी लेगेसी आगे नहीं फॉरवर्ड कर पाया और वहाँ पे हम मराठास का भी अपने आप ही ख़त्म होते हुए मराठास को भी देखते हैं। नॉर्थ में हम देखते हैं जहाँ मुगल्स थे, अफगान्स थे, मराठास थे, वहीं साउथ में हम देखते हैं मराठास थे, निज़ाम्स थे, माइजोरियंस थे। निज़ाम से आप क्या समझते हैं? हैदराबाद, निज़ाम हैदराबाद के थे और माइसोरियन माइजोर के। इसी के साथ इन नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन के साथ हम हिंदू मुस्लिम डिवीजन भी देखते हैं और ट्राइब्स में भी हम अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट डिवीजन देखते हैं। तो ये जो वीक और डिवाइडेड इंडिया हम पहले से ही देख रहे हैं। जब यूरोपियंस आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज़ आए, डच, फ्रेंची, जब सब सारे आए हमारे देश में ट्रेड करने के लिए 17वीं सेंचुरी से इन्वेट करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो इनको एज ए यूनाइटेड इंडिया उन्होंने नहीं देखी, इन्होंने वही डिसइंटीग्रेटेड इंडिया देखी और इन्होंने ट्रेड भी हमारे साथ इंडिविजुअली ही करा। जहाँ पोर्तुगीज़ एक जगह में बस गए, एक जगह में ट्रेड करने लगे, वहाँ ब्रिटिशर्स एक जगह में करने लगे, वहीं फ्रेंच एक जगह में, इन्होंने एक साथ आकर नहीं, एक साथ हमको देखे हुए नहीं ट्रेड किया, अलग अलग हमारी स्टेट्स को देखा और अलग अलग वे में ही हमारे साथ ट्रेड किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने ये जो इंटरनल सिचुएशन थी इंडिया की, डिवाइडेड सिचुएशन, वीक सिचुएशन, इस सिचुएशन को अच्छे से परखा और इसको जब इन्होंने परखा तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे पावर करना, इस क्योंकि ऑलरेडी हम एक उसमें तो है नहीं कि एक राजा है और वो हमको चला रहा है, हम ऑलरेडी जब वीक हैं तो बहुत आसान था उनके लिए हमको और डिवाइड करना और रूल करना। और वहीं से उसकी मेन पॉलिसी आती है ब्रिटिशर्स की, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और इसी पॉलिसी से ब्रिटिशर्स ने हमारे पे राज किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं 15वीं सेंचुरी में जहाँ यूरोप में रेनेसां है, एक नया पीरियड है, रिफॉर्मेशन है, पुरानी चीज़ों को हटकर एक नई चीज़ें बनी है, एक अलग चीज़ें बनी है सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। मर्केंटिलिज्म है विच इज़ ट्रेड अच्छे से हो रहा है,
एंड हम एग्रीकल्चर देख रहे हैं, खेती बाड़ी अच्छे से हो रही है, उसी पैरेलल वर्ल्ड में, उसी पैरेलल उसमें इंडिया को हम देखते हैं वो आज भी उसी टाइम पे फ्यूडल सोसाइटी में जी रहा था। वही हायरार्की सिस्टम थी। कोई जिस तरीके से यूरोप बढ़ रहा था उस तरीके से इंडिया नहीं बढ़ पा रहा था। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था समझना पॉलिटिकली कैसे कंट्रोल करते हैं या इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं, और ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। और यही एक रूफ कारण था, एक बिल्कुल बुनियादी कारण था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे आसानी से राज किया। अब जो ये ब्रिटिश पैरामाउंसी है, मतलब जो ब्रिटिश ने जो कंट्रोल करा इंडिया पे, ये हम बहुत ही स्लो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अचानक से नहीं आए और ट्रेड स्टार्ट किया और बोला नहीं हम आपको आप पे ओन करेंगे अब आपको। बहुत धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली हम इनका देखते हैं। आए, पहले ट्रेड किया, अच्छे से सबको डील किया, सबको अच्छे से ग्रीट किया, धीरे धीरे सबकी इंटरनल वीकनेसेस जानी, उनका फ़ायदा उठाया एंड पार की तरफ आगे बढ़े। 1740 से पहले हम देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने भेजी थी लंदन से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिर्फ यहाँ ट्रेड करने आई थी। इनका और कोई पर्पस नहीं था। ये आई थी, इनका सिर्फ मतलब था हमको ट्रेड करना है, अच्छे से अच्छा कमाना और यहाँ से चले जाना है। बट हमारी जो इंटरनल वीकनेसेस थी और जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस बन रहे थे, इनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ट्रेड से ज़्यादा अगर हम साथ साथ पार भी दिखाएं अपनी, तो बहुत आसान हो जाएगा इंडिया को बहुत अच्छे से लूटना, प्लंडर करना। तो इसके बाद तो कोई चेंजेस नहीं थे, बट हाँ इससे पहले तो कोई चेंजेस नहीं थे, बट इसके बाद हम चेंजेस देखते हैं, जो हम पॉलिटिकल चेंजेस देखते हैं। इन चेंजेस को जो ब्रिटिशर्स ने जो धीरे धीरे यहाँ पे आए और यहाँ पे ओन करा, इनको हम 5 स्टेजेस में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेज है पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी, जो हम 1740 to 1764 पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज इज पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एंड बफर स्टेज, जो हम 1765 to 1812 पढ़ते हैं। फेज ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंसेस, जो हम 1813 to 1823 पढ़ते हैं। लैप, स्किट एंड एनेक्सेशन, जो हम 1828 to 1858 पढ़ते हैं। एंड कल्मिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, जो हम 1858 के बाद से देखते हैं। इन स्टेजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या ये स्टेजेस थी, जिससे आपके जब आप आंसर राइटिंग करें तो एक फॉर्मेट बना रहे, क्लीन फॉर्मेट बना रहे, जो एग्जामिनर है उसको भी चेक करने में आसानी हो, मोर ओवर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और बेटर हो, डीप हो, जिसके जब आप आंसर लिखें तो आपको ये ना हो कि इसमें क्या था या उसमें क्या था, बहुत अच्छे से इसको समझ जाए और लिख भी लें। सो अब हम सबसे पहले स्टेज पे आते हैं, विच इज़ द पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी 1740 to 1764। आपने इन डेट्स पे अगर गौर फरमाया है तो ये बहुत ही नाइसली डेट्स चल रही हैं। 64 पे ख़त्म हुआ तो फिर 65 पे शुरू हुआ, 12 पे ख़त्म हुआ तो 13 पे शुरू हुआ, और ऐसे ही आपके लिए पढ़ना भी आसान होएगा, डेट्स को याद करना भी आसान होएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन डेट्स को याद करने में। क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी जो डेट्स हैं वो बहुत ही पैरेलली अच्छे से चल रही हैं, क्रोनोलॉजिकली चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि 65 में कुछ और हुआ, हम वहाँ 80 में कुछ और देख रहे हैं। हर ईयर में हम एक नई चीज़ देखते हैं और उसको समझना, उन चीज़ों को जैसे हम समझते जाएंगे हमारे लिए डेट्स भी याद करना उतना ही आसान होता जाएगा। तो 1740 मैंने जैसे अभी बताया, 1740 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड कर रही थी, तो आपको याद रहना चाहिए कि 1740 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, वहीं से आप 1740 याद कर सकते हैं। 64 पे हम बक्सर देखते हैं। धीरे धीरे जब मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी, ईयर बाय ईयर आपको याद भी होता जाएगा। तो इस स्टेजेस पे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स आए तो अचानक से उन्होंने अटैक नहीं किया, धीरे धीरे 1 by 1 उन्होंने देखा, हमसे डील किया, हमसे ट्रेड किया, धीरे धीरे एक एक कर हमारी स्टेट्स पे ओन करने लगे। इसी स्टेज पे, इसी फर्स्ट स्टेज पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी पे हम बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट्स थे। इन बैटल्स के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड कर रही थी, इन बैटल्स के बाद वो राज करने लगी हमारे ऊपर, उनका पॉलिटिकल कंट्रोल हम इन्हीं बैटल्स के बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या बफर स्टेज 1765 to 1812 हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स
ने ट्रीटीज करना स्टार्ट कर दिया था। जितने प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राज रहते थे, जहाँ राजाएं रहते थे, उनके साथ उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, ट्रीटीज बनानी शुरू कर दी थी और बोला कि हम आपको सेफगार्ड करेंगे, यानी कि आप बैठो, अगर कोई बाहर की स्टेट्स आती हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, वो ओथ में बैठ गए, उन्होंने बोला कि अगर आपको बाहर कोई देश, कोई अन्य राज्य यहाँ से परेशान करता है तो हम सेफगार्ड करेंगे, आपको बस इतना करना है कि हमारी आर्मी को आप पैसा देते रहें कि हम अपनी आर्मी को मेंटेन करते रहें। राजा भी इस बात पे आ गए, उन्होंने ऐसी ट्रीटीज काफ़ी साइन करी जिसकी वजह से उनको बहुत गेन हुआ, इकोनॉमिकली गेन हुआ, फाइनेंशियली गेन हुआ, पॉलिटिकली गेन हुआ। एंड बाकी 3 स्टेजेस को भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक्चुअली हम हर स्टेज को ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हम, अगर मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँ तो मैं सबसे पहले स्टेज पे आती हूँ, विच इज़ द पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। इस स्टेज पे हम 3 बैटल्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ वॉन्डवश एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और अब आप वीडियो को पॉज करो और ये सारी स्टेजेस को अच्छे से अपनी नोट में लिख लो, सो दैट आप जब आंसर राइटिंग करो तो आप उसे प्रॉपरली बता सको और समझा सको। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये हुई थी। अब मैंने पहले ही बता दिया कि 1740 से पहले सिर्फ ट्रेड होता था, पॉलिटिकल गेन कुछ भी नहीं था, ना उनको पॉलिटी में इंटरेस्ट था, ना पावर में इतना, सत्ता में इतना इंटरेस्ट था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा है, बाहर के अपने देश में अच्छे से ले जाया जा रहा है जो भी यहाँ से पैसा है, तो उनको लगा, और उनको देखा कि तो बहुत वीक है, बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड इंडिया है, तो उन्हें लगा अच्छा चलो अब राज भी कर लेते हैं, बहुत आसानी सा दिख रहा है। तो वहीं पे हम बंगाल में जहाँ उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा, वहीं पे हम 1740s में अब चेंजेस देखते हैं। तो वो क्या चेंजेस थे? उस टाइम पे जो नवाब थे वो थे अलीवर्दी खान। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो नवाब्स होते थे वो खुद ट्रेड नहीं करते थे, वो तो नवाब है, वो क्यों ट्रेड करेंगे। तो उन्होंने अपने एजेंट्स बिछा रखे थे और कहा कि तुम हमारे लिए ट्रेड करो। उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया गया था और उनको बोला था कि तुम हमारे लिए ट्रेड करो। उन एजेंट्स को उस टाइम पे बोला जाता था दस्तक। आप लोग नोट कर सकते हैं, दस्तक बोलते थे उनको। तो पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब गद्दी पे वो हैं, बट हम आपको देते हैं कि आप हमारी पावर यूज़ करके हमारे नाम से आप ट्रेड करो। तो ये एजेंट्स उन्होंने उस टाइम पे रख रखे थे। और यही जो ड्यूटी फ्री ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स को भी मिल गए थे। अब अपने आदमी को एजेंट बनाओगे तो आसान होता है ट्रस्ट करना, ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी बाहर के थे, तो उन्होंने इसी ट्रेड का, इसी ड्यूटी फ्री ट्रेड का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। उन्होंने इलीगल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। फॉर सपोज अगर मैं आपको दे रही हूँ 10 रुपये, बोल रही हूँ जाओ ये बेच कर आओ आगे 10 रुपये में, और आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, आप बस वो मेरे लिए कर रहे हो, आपको बस मैंने वो पास दे दिया है कि मेरे लिए बेच दो, मेरे नाम से बेच दो। आप उसको 10 रुपये में क्या 5 रुपये अपने फ़ायदे के लिए 5 रुपये में बेचो और मुझे आके बोलो मैंने तो बस 5 ही रुपये में बिका है। भले ही आप उसे 10 रुपये में बेचो, 5 रुपये अपनी पॉकेट में रखो, बट आप मुझे ये बोलोगे कि मैंने तो उसे 5 ही रुपये में बेचा है, 10 रुपये में वो बिका नहीं। तो लॉस इसमें किसका है? लॉस तो मेरा ही है ना। प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट आपका है। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने किया, उन्होंने इलीगल ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से इलीगल ट्रेड किया। अब जिनके साथ इलीगल ट्रेड करो उनको भी तो घूस दोगे, उनको भी तो पैसा दोगे, तो वो फ्रेंड्स बन गए इनके। वहीं पे जो बैंकर्स थे, जिनको उस टाइम पे जगत सेठ्स बोलते थे, उनको भी बोला भाई तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम हम सही कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुमको पैसा देंगे, तुम बस हमारी हेल्प करते जाओ। ये भी फ्रेंड्स बन गए। अब जब फ्रेंडशिप हुई तो लॉयल्टी भी होगी, तो ये लोग थोड़ा ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल हो गए। इन्होंने बोला अरे नवाब के साथ क्या हो रहा है, हम तो बिल्कुल घिसकर काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे तो पैसा भी मिलता रहेगा और काम भी होता रहेगा। तो यहाँ ये फ्रेंड्स बन गए। इस फ्रेंडशिप के दौरान ब्रिटिशर्स ने अपनी थोड़ा ज़्यादा उन्हें पार के लास्ट में वो और ज़्यादा अपना काम करने लगे। प्रिंटिंग प्रेस, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस करने लगे, खुद की करेंसी बना ली किसी और के राज्य में। साथ ही साथ जो फोर्ट विलियम था वहाँ पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया बिना नवाब की परमिशन के। मीनवाइल इसी टाइम पे क्या हुआ, 1756 में जो अलीवर्दी खान थे वो मर गए और इनके बाद जो नवाबी थी वो सिराजुद्दौला को मिल गई। अब सिराजुद्दौला ने जब ये सब देखा तो उनको बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा अरे ये क्या है,
मेरे ही तुम जगह पे आकर तुम ये सब कर रहे हो। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को निकालने का सोचा। उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया 20 जून 1756 में, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स को, जितने ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत छोटे से कमरे में बंद किया और उन्हें घुटन से वो मर गए। उनको कुछ नहीं दिया, हवा पास नहीं हो रही थी, बहुत ही छोटे कमरे में बहुत सारे ब्रिटिशर्स डाल दिए और वहाँ पे इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस अटैक की वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने भी सिराजुद्दौला पे अटैक किया। कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का बोलना है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये एक झूठ था। अब क्यों झूठ था? जब ये इलीगल ट्रेड इतने अच्छे से हो रहा है, अचानक से कोई नवाब आके बोलता है ये नहीं होएगा, तो उनका तो कैसे सिस्टम चलेगा? तो उनको नवाब पे अटैक करना था। अब अटैक करने के लिए, उनके ही शहर पे अटैक करने के लिए कोई तो जस्टिफिकेशन चाहिए ना। तो नेशनलिस्ट का बोलना है ये एक साफ झूठ था। उन्हें बस अपनी लड़ाई, अपनी एक अटैक के लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए थी और वो जस्टिफिकेशन इन्होंने एक फेक जस्टिफिकेशन से दिखाई। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सोचा यार बंगाल में तो अब हमारा थोड़ा कम सा लग रहा है, ट्रेड भी ढंग से नहीं हो रहा है, सिराजुद्दौला ने हम पे अटैक भी कर दिया है। तो उन्होंने अब रेस्टोरेशन करना स्टार्ट किया, अपने जो इमेज थी उसको सही करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या बोला, मेरी आर्मी में जुड़ो, मैं तुमको रेगुलर सैलरीज दूंगा, सैलरी इन कैश दूंगा, ओल्ड एज पेंशन भी दूंगा और जागीर भी दूंगा अगर तुम वॉर वगैरह में जाते हो। तो अब हम फॉर सपोज, इसका मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें फॉरेन से आता है प्रपोजल्स, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतनी अलाउंसेस देंगे, आप हमारे देश में आके रह लो। तो अगर हम अपने लाइफ से इतने सेटिस्फाइड नहीं है, हमको यहाँ पे हम देख रहे हैं यार कैश भी टाइम हमें पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही, हम काम भी करते हैं 8 घंटे, तो हम भी अट्रैक्ट होते हैं उन फॉरेन अलाउंसेस से, उन फॉरेन ऑफर्स से, और हम भी बाहर पढ़ते हैं, हम भी बाहर जाते हैं और बाहर काम करते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी हुआ। जितने भी इंडियन आर्मीज जो थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी ज्वाइन करनी शुरू करी। हमारे ही लोगों ने ब्रिटिशर्स की आर्मी ज्वाइन करनी शुरू करी। उन्हें लगा अरे यार यहाँ तो सही है, रेगुलर सैलरी दे रहे हैं, कैश में सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, जागीर दे रहे हैं, और यहाँ से उसने अपने ट्रूप्स बड़े करने शुरू करे। इसके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी भी चली। मीर जफर जो अंकल थे, नवाब के जो ये अंकल थे, सिराजुद्दौला के जो अंकल थे, इनको बोला कि तुमको हम गद्दी में बिठाएंगे, तुमको नवाबी देंगे, तुम सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई कर लो, ट्रूप्स हमारे हैं, तुम बस लड़ लो। तो ब्रिटिशर्स ने बैकफुट में रह के अच्छे से सोचा, डिप्लोमेसी का गेम खेला और मीर जफर को अपनी साइड करा। मीर जफर भी बातों में आ गए, उन्हें लगा अरे क्या बात है, मैं अकेले तो लड़ नहीं सकता, इनकी ट्रूप के साथ मुझे नवाबी मिल जाएगी, और क्या चाहिए। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। तो 23 जून 1757 में उन्होंने अटैक किया, और इसी अटैक को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अटैक किया और ऑब्वियसली ट्रूप ज़्यादा थी, क्योंकि हम यही देख चुके हैं कि जितनी भी आर्मीज थी वो इस तरफ जा रही हैं। तो सिराजुद्दौला वहाँ पे हार गए। जब सिराजुद्दौला यहाँ पे हार गए तो मीर जफर को गद्दी में बिठा दिया। अब गद्दी में बिठाया तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला ओ भाई तुम्हें हमने गद्दी में बिठाया, अब तुम हमको पैसे दो। कैसे दोगे पैसे? हमें 35% एनुअल ट्रिब्यूट चाहिए, जितनी तुम्हारी कमाई हो रही है एनुअली हमको उसका 35% दो। 38 विलेजेस मांगे, 24 पारागान्स मांगे, जगह विलेजेस मांगे, पार्ट्स ऑफ आसाम भी मांगे, कुछ चित्तौड़गढ़ के भी पार्ट्स मांगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला मुझे जागीर बना दो, जागीरदार बना दो, मैं जागीर ले लिया करूँगा। जागीरदारी सिस्टम मतलब जो फार्मर्स थे उनसे रेवेन्यू कलेक्शन भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो मीर जफर भी मना नहीं कर सके। मना कैसे करते, क्योंकि नवाब तो इन्हीं की वजह से बने हैं ना, वो भी देते गए, हर चीज़ प्रोवाइड करते गए। और यहीं से हम पूरी देखते हैं कि कैसे आपने देखा वो जहाँ ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने इलीगल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, लोगों को अपनी कॉन्स्पिरेसी में फंसाया। और देखो यहाँ पे जहाँ पे मीर जफर उन्हीं के नाम के नवाब बन चुके हैं और उन्हीं से अब चीज़ें करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम बिगनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं। सो अब हम जानेंगे इस बैटल की इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस थी? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? उन्होंने बहुत स्मार्टली, माइंडली वर्क किया, बहुत मैनिपुलेटिव वर्क किया और बैकफुट में रहकर
मीर ज़फ़र से सारा काम करवा कर पावर भी गेन कर ली। के.एम. पानीकर जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इनका बोलना है प्लासी वॉज अ ट्रांजेक्शन इन विच द रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल एंड मीर ज़फ़र सोल्ड आउट द नवाब टू द इंग्लिश, सोल्ड आउट द नवाबी टू द इंग्लिश। ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इससे आप क्या समझते हैं कि प्लासी जो ये लड़ाई जो ये हुई थी, यहाँ पे जो बैंकर्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो मैंने अभी आपको बताया, और मीर ज़फ़र जिनको उन्होंने अपनी साइड ले लिया था, उन्होंने बहुत आसानी से इन लोगों को अपनी साइड लेकर नवाबी भी बहुत इनडायरेक्टली अपने हाथों में ले ली थी। अब ये चीज़, इस चीज़ से आप ये भी समझते हैं कि जो मीर ज़फ़र उस टाइम पे थे वो सिर्फ एक पपेट बन के रह गए थे। कैसे? ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली अब बंगाल पे गेन करने लग गए थे। नवाब जो मीर ज़फ़र थे वो कम्प्लीटली उन पे डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट किस चीज़ से? कि मुझको सेफ गार्ड करेंगे, ये मुझको सेफ गार्ड करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और मैं इनको पैसा भी देता रहूँगा। तो अब जब ये नवाब को बोला हमारे लिए ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी करो, तो गद्दी पे तो वैसे तो मीर ज़फ़र हैं लोगों के लिए दिखने में, बट काम किसके लिए हो रहा है? पूरा ब्रिटिशर्स के लिए काम हो रहा था। और जब मीर ज़फ़र को लगा कि ये तो बहुत काम करवा रहे हैं, इतना तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने मीर ज़फ़र को हटा के मीर कासिम को 1760 में मीर कासिम को रख लिया। बहुत आसान था उनको मीर ज़फ़र को हटाना। उन्होंने बोला अरे यार ये तो कि इसको क्या करना है रखकर, अब हमारा काम का है नहीं, अब हम ऐसे को रखेंगे जो अब हमारा काम और करेगा। तो जितने भी बंगाल से रिसोर्सेज थे इंडिया की बाकी जगहों पे जब उन्होंने गेन करना स्टार्ट किया, कुछ जगह डेक्कन में, कुछ नॉर्थ इंडिया में, तो वो बंगाल के ही रिसोर्सेज से लड़ रहे थे। तो वो हमारे ही देश के रिसोर्सेज थे, हमारे ही देश के और राजाओं से लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज को एक्सेस करना उनके लिए बहुत आसान हो चुका था। क्योंकि नवाब सिर्फ कहने को अब नवाब था, नवाब उन पर कोई कंट्रोल नहीं करता था, उल्टा वो ही नवाब को कंट्रोल कर रहे थे। ट्रेड भी मोनोपोलाइज हो गया था, जहाँ पे बंगाल में अब लोग फ्रेंच वगैरह भी ट्रेड करते थे। अब उस टाइम पे और कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को भी भगा दिया था, उन्होंने कहा ये तो हमारा राज्य है, तुम यहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते। और उनका लिए भी भागना उस टाइम पे बहुत आसान था, क्योंकि कंट्रोल अब सिर्फ ट्रेड कंट्रोल नहीं था, पॉलिटिकली कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही आ गया था। सो इस रिवोल्ट के हम कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं, इस बैटल के हम कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जितनी भी हमारी वेल्थ थी वो बाहर जाकर बस रही थी, इंग्लैंड में जा रही थी। सारे रिसोर्सेज, हमारे रॉ मटेरियल, उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा, अब हमसे फिनिश गुड्स नहीं लेते थे, हम हमारे रॉ मटेरियल, उन पर इतनी पावर थी कि हमारे रॉ मटेरियल हमसे लेकर चले जाते थे। उनको किसी परमिशन की तो ज़रूरत थी नहीं, नवाब था नहीं, तो हमारे ही रॉ मटेरियल लेकर वो इंग्लैंड देते थे और वहीं से फिनिश गुड्स बनवाते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760s में आप देखते हैं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी इसका बहुत बड़ा कारण था, जहाँ पे हम लोग इतने रिच होने के बाद हमारे रिसोर्सेज जब बाहर जाने लगे तो इंग्लैंड में लोग रिच होने लगे, वेल्दी होने लगे, टेक्नोलॉजी आने लगी, एग्रीकल्चर में अच्छा काम होने लगा, यहाँ तक कि स्टीम इंजन भी आया। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा था? इंडिया से आ रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है वो हमारे ही कारण वहाँ पर हुआ है, कि हमारा ही पैसा वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को ग्रो कर रहा था और हमारी कंट्री को ग्रो नहीं कर रहा था। मिल्सन जो एक हिस्टोरियन, इनका बोलना है देयर नेवर वाज अ बैटल। उनका ऐसा क्यों बोलना है? क्योंकि वाकई में बैटल तो हुई नहीं थी। जो लोग राज कर रहे थे उन्होंने तो बैटल लड़ी ही नहीं। बैटल किसे लड़ी? मीर ज़फ़र ने हुई, तो पपेट था, उन्होंने तो सिर्फ बैकफुट में रहकर अपना डिप्लोमेसी का गेम खेला और अच्छे से पार भी ले ली। सो वी सी दिस इज़ अ फर्स्ट चेंज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो सिर्फ ट्रेड करने आए थे, वो पॉलिटिकली धीरे धीरे गेन कर रहे हैं। यहीं से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कैसे वॉनवश और बक्सर से और उनका पॉलिटिकल कंट्रोल हम बंगाल में और काफ़ी अन्य राज्यों में भी देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में मैंने 2 क्वेश्चंस बनाए, आप इनको अटेम्प्ट करिए, आंसर लिखिए, बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस को ले लूँगी और किसी लेक्चर में वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।
Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.